नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। किस बार भी आपका ऑनलाइन पेपर एग्जाम होना है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, क्योंकि ये 30 प्रश्न आपके सिलेक्शन के लिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एंड में बताना भी कि 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया, आपके 30 में से कितने सही हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक सभी को समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है? भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक या विश्लेषण? सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनमें से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं होगा? सभी लोग बताइएगा। तो देखिए, भाषाई बुद्धि होती, स्थानिक, पारस्परिक, लेकिन विश्लेषण जो होता है ये बहुबुद्धि का प्रकार नहीं माना ईएसबी ने, ये पूछा गया है। और व्यापम ने, पीबी ने इसको डी ऑप्शन को सही माना था, जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। इसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? और आपको पता है बुद्धि से संबंधित 2 से 3 प्रश्न रखे हुए हैं प्रत्येक पेपर पे, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं होगा? संवेगों का प्रबंधन, स्वाभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा जो है संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो संवेगों का प्रबंधन, स्वाभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना, ये संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं। लेकिन सजीवों में विभेदन करने की क्षमता, विभेदन मतलब अलग अलग कर देने की क्षमता, तो ये आपके संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं कहलाएगा, क्योंकि विभेदन अपने आप एक नेगेटिव ऑप्शन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद भाई आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया है वे कौन है? क्या आपके जीन पियाजे जी हैं, आसुबेल है, रिचर्ड सचमैन है या जॉन डीवी है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स, जिनका सपना है वर्ग 3 एग्जाम को 101% फतेह करना। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो साथियों, एडवांस में तैयारी करना है तो एडवांस वाला प्रश्न है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया है वे कौन है? वह आपके आसुबेल हैं। याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का क्या प्रभाव पड़ता है? आश्रितहीन होता है, बाल्यावस्था में सबसे कमज़ोर होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे मजबूत होता है, संपूर्ण जीवन काल में एक समान होता है। तो बच्चे के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव आपको बताना है। तो बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव कैसा होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है सबसे मजबूत। क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर। साथ ही साथ दोस्तों, आपका एमपीटेड वर्ग 3 के लिए चच्चू पब्लिकेशन एक कम्बो बुक लेकर आया है, जो चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जो है जारी किया गया है वर्ग 3 एग्जाम के लिए। तो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं जिनको बुक से पढ़ना हो, बाकी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। वर्ग 3 के लिए अभी प्रेजेंट में बेस्ट बुक यही आपके चच्चू पब्लिकेशन है। आप लोग ऑर्डर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं या नज़दीकी स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ध्यानपूर्वक कमेंट करना है, तैयारी करना है, कंसेप्ट पढ़ना है तो बुक अवश्य ले लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगला कि आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं आत्म संप्रेषण को क्या कहा जाता है। आत्म संप्रेषण मतलब अंतरात्मा, हमारे अंदर की चीज़ हो रही है। तो आत्म शब्दाय मतलब अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण की जो बात हो रही है। आत्म संप्रेषण मतलब अंतः व्यक्तित्व, हमारे अंदर, आत्मा हमारे कहाँ है? हमारे अंदर है। तो आत्म संप्रेषण मतलब अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण की होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंटरेस्ट है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जाता है। दृश्य शब्द एक तरफा, दृश्य शब्द दो तरफा, दृश्य शब्द दो तरफा। ये बता देता हूँ, दृश्य और श्रव्य यह दोनों से एक प्रश्न रखा हुआ है, यानी 1 नंबर आपका कन्फर्म होने वाला है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिया गया है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। और आजकल लॉकडाउन में डिजिटल का आया युग और भी कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ज़्यादा हुई है, डिजिटलाइजेशन हुआ है सबसे ज़्यादा। तो दृश्य जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है, ठीक है, जो बड़े अफसरों इनकी भी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है।
तो ये दृश्य श्रव्य दो तरफा होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो मतलब आज ये है, कॉन्फ्रेंसिंग है तो समझ जाइए कि आवाज़ और दिखाई यानी श्रव्य दृश्य दोनों हो जाएगा। और इससे एक प्रश्न एग्जाम में रखा हुआ है, कोई भी कहानी कथन जोड़ दिया जाए, आपको केवल देखना है सुनाई और दिखाई दे रहा है या केवल दिखाई दे रहा है या केवल सुनाई दे रहा है। इन 3 चीज़ों पर आपका प्रश्न का उत्तर निर्धारित हो जाता है। अगला, सूचना संप्रेषण तकनीक में क्या सम्मिलित होता है? ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, आपका एडुसेट के माध्यम से सीखना, या उपरोक्त सभी हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि सूचना संप्रेषण तकनीक में क्या क्या सम्मिलित होता है। ऑनलाइन सीखना भी होता है, वेब आधारित सीखना भी होता है और एडुसेट के माध्यम से भी सीखना होता है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पिछली बार में उपरोक्त सभी वाले कम ऑप्शन दिए गए थे, सबसे ज़्यादा ऑप्शन वहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, इनमें से क्या नहीं होगा। तो निगेटिव नकारात्मक प्रश्न भी करेंगे ताकि आप लोग प्रिपेयर तैयारी बिल्कुल लग जाइएगा। हाँ, व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो अधिगमकर्ता में जो व्यक्तित्व भिन्नताएं अगर प्रदर्शित कर रहे हैं, जो बच्चे सीखेंगे अधिगमकर्ता होंगे, अगर वो व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित कर रहे हैं तो एक शिक्षक के रूप में क्या होगी? तो जब आप कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, एक शिक्षक रूप में आपका क्या कार्य होना चाहिए कि परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं बच्चे प्रदर्शित कर रहे हैं, अधिगमकर्ता प्रदर्शित कर रहे हैं। कठोर अनुशासन लागू करना, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, अधिगम की समान गति पर बल देना। अब आपको किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता अगर बच्चे अधिगमकर्ता प्रदर्शित कर रहे हैं तो परीक्षा की संख्या बढ़ा देना, ऐसा नहीं है कि जहाँ एक परीक्षा होती है अब 2 परीक्षा कर दीजिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कठोर अनुशासन तक, कठोर शब्द पेडागोजी में नेगेटिव शब्द हो जाएगा। विविध अनुभव उपलब्ध कराने, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अधिगम की समान गति पर बल देना भी, वो भी समान गति पर बल देना, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर व्यक्तिगत विभिन्नता अधिगमकर्ता प्रदर्शित कर रहे हैं तो एक शिक्षक के रूप में आपको विविध अधिगम जो है अनुभव उपलब्ध क्या कराना चाहिए? उनको अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। यानी आपका क्या कार्य होगा जब अधिगमकर्ता व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित कर रहे हों? सी ऑप्शन। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सूझ द्वारा सीखने में समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे वर्दीमर कोफ्फा कोयलर, कोफ्फा थर्नडाइक कोयलर कोफ्फा एवं फ्राइड, या वर्दीमर फ्राइड एवं कोयलर। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि सूझ द्वारा, ये प्रश्न हर बार टीटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूझ द्वारा सीखने में समाकृतिवाद के प्रवर्तक थे, कौन थे? आपका जब भी सूझ द्वारा प्रश्न आए तो वर्दीमर कोफ्फा कोयलर के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है और अपना 1 नंबर जो है पक्का कर लेना है। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रश्न है कि आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते। प्रश्न है, आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं, यह किसने कहा? गैलीलियो गैलीली, एस.सी. मॉरिसन, जॉन डीवी, या टी.पी. ग्रीन की बात करें? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आपके कमेंट के फीडबैक का सरोपर ये अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं, किसने कहा है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, इसलिए हम आपको कई बार आपको बता रहे हैं। किसने कहा है? गैलीलियो ने कहा है। ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, थॉमस प्री ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के लिए किया जाता है, बच्चे के अधिगम के लिए, प्रशिक्षण के लिए, मूल्यांकन के लिए, विकास के लिए। तो एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में सोचिए कि थॉमस प्री ग्रीन ने ऐसा क्या कहा है कि शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के किसके लिए किया जाता है? भाई शिक्षण किसके लिए किया जाएगा? बच्चे के विकास के लिए किया जाएगा, विकास के लिए किया जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो माइंड की मेमोरी में A to Z आपके पॉइंट्स को नोट करते जाना है। कब क्या पॉइंट्स आपको मैं बता दूं, शेयर कर दूं, ये कोई निश्चित निर्धारित नहीं होता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंधित बताइए, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम स्थितियों में, या उपरोक्त सभी में। तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान से 2-3 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है 150 प्रश्नों में से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अगर संबंध पूछा जाए तो अधिगमकर्ता का भी होता है जो अधिगम सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया में भी होता है, और अधिगम संस्थितियों में भी होता है, जो स्थितियाँ होती हैं। तो तीनों चीज़ शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि शिक्षा जहाँ पे अधिगम की बात की जाती है वहाँ मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है।
अगला प्रश्न है जो पिछली बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है थर्स्टन द्वारा सुझाई गई प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पिछली बार ज़्यादा आए थे, इसलिए आज इस पेपर में भी हमें फोकस करना है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है थर्स्टन द्वारा सुझाई गई प्राथमिक मानसिक योग्यता है। उसमें आपका संख्या आती है, स्मृति आता है, तर्क आता है, ये 3 है। थर्स्टन द्वारा टोटल जो प्राथमिक मानसिक में 7 योग्यता जो है सुझाई गई है। 7 में से संख्या, स्मृति और तर्क आता है, रवैया आपका नहीं आता है। बच्चे 4 और कौन कौन से हैं इनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो थर्स्टन के दृष्टिकोण में 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की पहचान की, जिसमें मौखिक समझ, शब्द प्रवाह, साहचर्य स्मृति, स्थानिक दृश्य, अवधारणात्मक तीव्रता और संख्या, सुविधा और तर्क की बात आती। अगला प्रश्न आइए देखते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं, आपकी तैयारी जांचते हैं। किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है। कई बार पूछा गया, लगभग कह सकते हैं कि समस्त टीटी एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। किसका कथन है? कोल, विलियम मैकडूगल, स्टेनले हॉल, विल्सन। कई बार मैं बता चुका हूँ और यह प्रश्न इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि यह संभावित प्रश्न है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था सभी लोग जानते हैं, स्टेनले हॉल का कथन है, स्टेटमेंट है। और आपको पता है स्टेटमेंट कथन अक्सर पूछे जाते हैं, 4 से 5 नंबर आपके पक्के करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट कथन आपको अनुमान नहीं लगा सकते। जब आपको सही तरीके से पता होगा, क्लास अटेंड करेंगे, प्रैक्टिस सेट अटेंड करेंगे, तभी आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, फ्रॉइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु क्या होती है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष? सभी बताइएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, फ्रॉइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु अगर पूछी जाती है। अब देखिए, सामाजिकरण परिपक्वता की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात हो रही। तो फ्रॉइड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है, बच्चे जो है 5 वर्ष की प्रक्रिया में सर्वोत्तम आयु मानी जाती है, जब सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरुआत दी जाए या सामाजिकरण सीखा जाए, तो 5 वर्ष पर फ्रॉइड के अकॉर्डिंग मानी गई है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी, मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या उपरोक्त सभी। देखिए, जब आप की शिक्षक बनेंगे, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आपकी रवैया सृजनात्मक होनी चाहिए। अर्थात सृजनात्मक में यानी आप में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? आप में मौलिकता भी होनी चाहिए, प्रभावशीलता भी होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए। और कह सकते हैं जो ये तीनों चीज़ें होती हैं वो शिक्षक के लिए परफेक्ट माना जाता है। अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं और आपका साथ में फीडबैक भी जानेंगे कि शिक्षक कक्षा कक्ष में क्या प्रयास करता है। देखिए, जब आपकी नियुक्त होगी, आप स्वयं सोचिए, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, मुझे पता 50% लोग कहीं ना कहीं स्टडी दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए, जो शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में क्या प्रयास करता है? आप जब पढ़ा रहे होते तो क्या प्रयास करते हैं? कि विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करें, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर दें, यानी सोचने का उन्हें अवसर देना चाहिए, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें पॉजिटिव दी गई। ये तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता, बाकी अदर निगेटिव दिए जा सकते थे। तीनों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि विद्यार्थी बालक बालिका को अनुभव प्रदान करना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बालक बालिका को अवसर देना, चिंतन का अवसर देना, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है। विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देना, अच्छा वातावरण देना बच्चों के लिए, ये भी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। आप समझ जाते हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको सभी ऑप्शन को समझना है, क्योंकि अगला जो प्रश्न आने वाला एग्जाम में वह आपको नहीं पता है, ना मुझे पता है। इसलिए ध्यानपूर्वक प्रत्येक ऑप्शन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ नोट करते जाइएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद के जनक सभी लोग जानते हैं। जॉन डीवी संरचनावाद के, ये गलत दिया गया। संरचनावाद के कौन है सभी लोग बताइएगा? विलियम वुंट है मेरे ख्याल से। जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास, सभी लोग जानते हैं। अगर संज्ञानात्मक विकास शब्द आएगा तो जीन पियाजे के ऑप्शन में जाएगा। अगर गेस्टाल्ट वध शब्द आता है तो वर्दीमर के ऑप्शन पे जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका सेकंड ऑप्शन सही नहीं। तो चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ये वाटसन व्यवहारवाद के हैं और 4 में से 1 नंबर रखा हुआ है। एक ऑप्शन से प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद रखेगा। तो जॉन डीवी की बात करते हैं तो मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र में अगर संरचनावाद का श्रेय अगर बात करें तो विलियम वुंट और वी टिचनर कोच, इन्होंने अमेरिका कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इनकी जो है शुरुआत की थी। इसके साथ अगला प्रश्न और भी बेस्ट हो जाता है, क्योंकि आरवी केटल एमपीटेट में रखा हुआ है, यानी कि एमपीटेट के एग्जाम हो, आरवी केटल से एक प्रश्न रखा हुआ है। तो आरवी केटल की तरल बुद्धि क्या किसके तुल्य होती है? वंशानुगत कारकों के, बौद्धिक कारकों के, पर्यावरणीय कारकों की या सामाजिक कारकों के होती? सभी लोग बताइएगा।
तो आणविक कैटालिटिक तरल बुद्धि की तुल किससे होती है? सभी लोग जानते हैं वंशानुगत कारकों की बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिए। ध्यानपूर्वक समझना है, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करना है। और सोचिए आपके 25+, जब आपके प्रैक्टिस सेट में 25+ का स्कोर आ जाए तो समझ जाइएगा आपकी तैयारी कहीं ना कहीं एग्जाम को फतेह करने के लिए एक अग्रसर हो रही है, बढ़ रही है। तो शिक्षण वह प्रतिमान है जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होता है। वह आगमन प्रतिमान है, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान है, प्रशिक्षण प्रतिमान है, विकासात्मक प्रतिमान है। प्रतिमान सबसे एक प्रश्न आता ही आता है। अब आगमन पूछा जाएगा, संप्रत्यय या प्रच्छा पूछा जाए, इन 3 प्रश्न ऑप्शनों में से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। किसी भी से भी एक प्रश्न बनाया जाएगा और पूछा जाएगा। तो शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होता है वह कहलाता है संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है आप लोग बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आपके कमेंट का फीडबैक का अभिनंदन और स्वागत करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। आप सभी लोग इस फैमिली के ज्ञाता है, व्याख्याता है। अगला, शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपरोक्त परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा स्टेटमेंट अक्सर पूछी जाती है और 150 प्रश्नों से 5 से 6 प्रश्न परिभाषाएं और स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछी ही जाएगी। तो यहाँ पर आपको शिक्षण प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों की व्यवहारिक क्षमता का विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार के उपरोक्त परिभाषा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो शब्दों का प्रयोग हुआ है पारस्परिक, व्यवहारिक, व्यवहार शब्द, तो ये जब शब्द पूछा जाए तो आपको करना है एनएल गेज। किसका स्टेटमेंट है, किसकी परिभाषा है? एनएल गेज की परिभाषा है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए जानते समझते हैं और आपका फीडबैक भी जानते हैं कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्ट प्राप्त होती उन्हें सीख लिया जाता है, किसका कथन है? ये 3 जो ऑप्शंस दिए गए ना दोस्तों, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये थांडाई के मुख्य नियम हैं। और 3 ये ऐसे हैं दिए गए हैं जो 3 में से एक उदाहरण से संबंधित प्रश्न आएगा और 1 नंबर आपका रखा हुआ है, याद रखिएगा। कभी अभ्यास से पूछा जाएगा, कभी तत्परता से, कभी प्रभाव। इन 3 नियमों से एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया जाएगा, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्ट प्राप्त होती उन्हें सीख लिया जाता है, या किसका उदाहरण एग्जाम्पल हो जाएगा? तत्परता का हो जाएगा। जहाँ पर बार बार अभ्यास शब्द आता है तो फिर अभ्यास का हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर नहीं बन रहा है, हम बार बार अभ्यास करते हैं तो बनने लगता है, तो फिर अभ्यास के नियम पर आ जाता है, जो कि काफ़ी सरल होता है समझने के लिए। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन जिन्होंने किया है वे अल्फ्रेड एडलर हैं, सिगमंड फ्रायड हैं, कार्ल जुंग या कार्डनर है? जिनको समझना हो तो वीडियो पॉज कर आप लोग प्रश्न को समझ सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर देख सकते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन अगर पूछा जाए तो सभी लोग जानते हैं सिगमंड फ्रायड इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहिएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9630689598। टॉपर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगी। कितने में प्राप्त होगी ये आप जब भी व्हाट्सएप करेंगे। ये टॉपर नोट्स हमारी 149 CDP बाल विकास की, जो आपके प्रिपरेशन को मजबूत करेगी, तैयारी को मजबूत कीजिएगा। तो जिनको टॉपर नोट्स भी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, टॉपर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास के सिद्धांत के प्रदाता बताना है। ठीक है, टॉपर नोट्स जो हमारे 5 से 6 लोग जो टॉपर हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है पिछली बार वर्ग 3 में, उनसे संबंधित उनके मार्गदर्शन पर बनाया गया है। लगभग 10 से 12 बुकों का निचोड़ करके बनाया गया है, इसलिए टॉपर नोट्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रेरणा प्रबलन ह्रास से सिद्धांत के प्रदाता कौन है? क्लार्क एल है, फ्रॉयड है, मैस्लो है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं जब भी एग्जाम में प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत पूछा जाएगा, क्लार्क एल के ऑप्शन पे क्लिक करके आना है, तभी आपके 1 नंबर कन्फर्म होगा। याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में एक एक चीज़, एक एक बातें नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1968, 86, 2020 से 2024 में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगमन 1968 में हुआ था। जी हाँ, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई है और दूसरी आपके कब की गई है? 1986 में की गई। कब की गई है? 1986 में, याद रखिएगा। पहली दूसरी कोई भी पूछा जाए आपसे बनना चाहिए।
अगला, शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन से हैं? लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उद्देश्य संरचना है, सामाजिक प्रणाली मूल्यांकन है, या उपरोक्त सभी हो जाते हैं। तो अब सभी लोग जानते हैं कि जब भी शिक्षण प्रतिमान के तत्व पूछा जाएगा तो आपके लक्ष्य और उद्देश्य भी होंगे, उद्देश्य और संरचना भी होगा, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन भी होगा। अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए। और आइए एक और प्रश्न करते हैं जो जोड़े में अक्सर एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, लेकिन उसी प्रकार से हम प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, कि ग्लेसर कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक ग्लेसर हैं, निष्प्राप्ति प्रशिक्षण प्रतिमान के सुकरात हैं, या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक फ्रेंडर हैं, या अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक आसवेल हैं। तो यहाँ पे क्या सही जोड़ा चयन करना, तो सही जोड़ा आपका डी ऑप्शन दिया गया है कि आसवेल जो है अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। नीचे कमेंट बॉक्स है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन कौन है। अगला प्रश्न है, बच्चे के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी, साइकोलॉजी, ऑटोलॉजी। तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि बच्चे के सीखने और शिक्षण से संबंधित विज्ञान पूछा जा रहा है, साइंस पूछा जाएगा तो पेडागॉजी होती है। अक्सर आप सर्च करते होंगे ना, पेडागॉजी बहुत कठिन आई थी, पेडागॉजी पढ़ना चाहिए, इसलिए ध्यान पर समझिएगा। और आने वाले प्रैक्टिस सेट में इंपॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चन भी लाएंगे, आपके प्रिपरेशन को बिल्कुल A to Z तैयार करेंगे ताकि 101% एग्जाम को फतेह कर पाएँ। साथियों, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांगजन बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? आप स्वयं सोचिए, आपकी नियुक्ति है, आपके कुछ ऐसे बच्चे हैं क्लास में, कक्षा में कि दिव्यांगजन बच्चे हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो उन प्रकार वो ऐसे बच्चों को किस प्रकार से आप शिक्षा देंगे? उन्हें अलग विद्यालय में शिक्षा देंगे, उन्हें समान विद्यालय में ही विशेषज्ञों की मदद से शिक्षा देनी चाहिए, या केवल उन्हें घर में शिक्षा देनी चाहिए, केवल उनके माता पिता को शिक्षा दी जानी? तो आप सभी लोग जानते हैं जहाँ पे पेडागॉजी में केवल शब्द आएगा तो नेगेटिव ऑप्शंस हो जाएंगे। अलग विद्यालय करना उनके लिए तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि समेकित शिक्षा की बात की जाती, समावेशी शिक्षा की बात की जाती। तो उन्हें क्या करेंगे? समान विद्यालय में ही विशेष शिक्षा विशेषज्ञों की मदद से शिक्षा देंगे। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है सही हो जाएगा। और आइए इस प्रैक्टिस सेट का तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा जो है कितने वर्षों बाद की गई है? 20 वर्षों बाद, 28 वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद, या 42 वर्षों बाद? तो भारत में जो नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई है, जो कि लागू आपके 2022 में हुई है, कितने वर्षों बाद ये घोषणा की गई थी? घोषणा पे ध्यान देना। टॉपर नोट्स आ चुके हैं। टॉपर नोट जिनको भी EVS पर्यावरण की चाहिए, दिए गए नंबर पे आपको कमेंट करना है। टॉपर नोट्स आपको जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न था। 1950 के दशक में जापान के टोयामा में पर्यावरणीय रोग का प्रकोप किसके कारण था? लीड, कैडमियम, पारा या जस्ता? सभी बताइएगा, सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है MP टेट एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। तो साथियों, 1950 के दशक की बात है जब जापान के टोयामा में पर्यावरणीय रोग का प्रकोप हुआ था। वह आपके कैडमियम के कारण हुआ था। और पिछली बार में इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया था जो कि वर्ग 3 लेवल का नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी टफ लेवल पूछे गए थे। तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग में यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न, विश्व के 3/4 लोगों का खाद्यान्न क्या है? गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, जाई, बाजरी, या चावल मक्का की बात करेंगे, जौ बाजरा। जई मतलब होता है जवा, आपने सुना होगा, जवा बाजरा वही है जौ। विश्व के 3/4 लोगों का खाद्यान्न बताना। तो सभी लोग जानते हैं गेहूँ और चावल है। अगर गेहूँ चावल ना हो तो 3/4 विश्व का ये खाद्यान्न माना गया है, वह गेहूँ चावल माना गया। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि बताना है। विचार गोष्ठी एवं सुतलेख, सुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं सुतलेख, सभी जानते हैं। तो इनमें से सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि है, याद रखिएगा, हमारी वो कहलाती विचार गोष्ठी और कार्य योजना। तो पेडागॉजी पर भी फोकस करना है, ठीक है। विचार गोष्ठी, कार्य योजना शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि इस शिक्षण विधि में छात्र, बालक, बालिकाएं परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। और यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो कृत्रिम वातावरण को समाप्त कर शिक्षा को जीवन से संबंधित करने हेतु हमारी विचार गोष्ठी, कार्य योजना शिक्षण विधि की बात होती है। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, हीलियम, मीथेन। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस की बात करते हैं, ठीक है, और मीथेन की बात होती है, लेकिन हीलियम गैस आपका यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्सर्जन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जी हम CFC कहते हैं, वाष्प, ओजोन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और गैसों का जो उत्सर्जन होता है ये वातानुकूलित जो फ्रिज होता है, कंप्यूटर, स्कूटर, इससे होता है। और हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाती, ये एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। हीलियम कैसी है, निष्क्रिय गैस में आती है या नोबल गैस में आती है। आपने 10वीं में मेंडलीफ की सारणी में आपने पढ़ा होगा शायद। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है? तीसरा है, छठा है, पाँचवा है या सातवां है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए मध्य प्रदेश का जो स्थान हो जाता है वो कितने में आ जाता है? छठे में आता है या सातवें में? सभी लोग बताइए। छठा स्थान आता है, ठीक है। चलिए, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अति सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं? पिछली बार आया हुआ प्रश्न था। मिट्टी कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं, रेतीला कहलाता है, कब्र कहलाता है। देखिए, सबसे छोटी मिट्टी अगर पूछी जाती तो वह चिकनी मिट्टी, क्योंकि चिकनी मिट्टी में क्या सघनता कम होती है। फिर ह्यूमस, रेतीली, ये मिट्टी के प्रकार हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि मिट्टी के अति सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं तो मिट्टी ही कहलाएंगे। बालू नहीं कहलाया जाएगा, वह कंकड़ नहीं कहलाएगा, वह मिट्टी ही कहलाएगा। मृत्तिका अर्थात चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कण क्या है? सूक्ष्म, अर्थात बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जो बलुई मिट्टी होती, मृदा होती है, विपरीत होती है, इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों के जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन ये भारी भी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा जो होती है अपेक्षा अधिक जल रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक और फीडबैक कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवर्ण रेखा, सिंधु, ताप्ती, नर्मदा, सभी लोग बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं सुवर्ण रेखा ऐसी नदी है जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है सुवर्ण रेखा? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। भारत के उत्तराखंड राज्य से बहने वाली पहाड़ी नदी है और ये रांची में लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के स्थित नगड़ी गांव से रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा ये आपके बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदियाँ ये क्या तीनों अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिन्होंने टॉपर नोट्स नहीं लिया, टॉपर नोट्स आपके प्रिपरेशन को इम्प्रूवमेंट करने वाली है, आपकी तैयारी को मजबूत करने वाली है, जो भी कमी है पूरा हो जाएगा। और ये EVS का टॉपर नोट्स बहुत ही लगभग दोस्तों बता रहा हूँ आपको 550 पेज से ज़्यादा इस टॉपर नोट्स पे कंबाइंड किए गए हैं, क्योंकि EVS का सिलेबस बड़ा है और जो भी देखिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए टॉपर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। टॉपर नोट्स आपका जो प्राइस रखा गया है 159 आपका टॉपर नोट्स का प्राइस रखा गया है, जो कि बहुत ही साधारण है ताकि सभी लोगों को प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, हवा में नमी के रूप में क्या जाना जाता है? आर्द्रता, कोहरा, पानी, भाप, सभी बताइएगा। तो हवा में जो नमी के रूप में जाना जाता है वह हमारा कहलाता है भाप जाना जाता है। हवा में नमी को क्या क्या बोलते हैं? भाप बोला जाता है, ठीक। आप देखते होंगे जब भी खाना पकाते तो ऊपर उड़ता है भाप, तो वो क्या है? पानी ही होता है, जल ही होता है, लेकिन जो भाप के रूप में वह ऊपर क्या है? वाष्पित हो जाता है। अक्सर ठंड के समय में देखेंगे नदियों में जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पर भी भाप आप देखते होंगे नदियों के, तो वह क्या है? जल वाष्पित होता रहता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो सभी लोग जानते होंगे MP वाले, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, ठीक है। जो भोपाल के निवासी हो तो डेफिनेटली जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? वह भोपाल कहलाता है। और अक्सर देखा शहरों में शहर के लोग नहीं रुकते हैं, दूर दूर से लोग जाते हैं शहरों पे ठहरते हैं, उनसे बोला जाएगा तो कहीं बाहर के होंगे, वहाँ के नहीं होते शहर में, ठीक है। अक्सर हर सिटी हर शहर की बात आती है, तो भोपाल को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। लोअर लेक, अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण भोपाल के झीलों का शहर कहलाता है। किसके लिए? लोअर लेक और अपर लेक होने के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है? क्या वह सागर आपका लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर है, भूमध्य सागर है? सभी बताइएगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए प्रैक्टिस सेट एक भी मत चूकिएगा।
बेहतरीन प्रिपरेशन में लग जाइए। और आगे प्रैक्टिस पेपर पूरा आने वाला है 150 प्रश्नों का, वो भी आप लोगों ध्यानपूर्वक समझिएगा। इनमें से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर और कोई ना आपका भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर। जी हाँ, इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। ये अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर के एक नमकीन पानी की एक बड़ी खाड़ी है, जिसे लाल सागर कहा जाता है। ठीक है, तो समझना अच्छे तरीके से, सभी को फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 सितंबर, 30 मार्च, 22 मार्च। दिन दिनांक से एक प्रश्न रखा ही रखा है। ठीक है, कब पूछ लिया जाए कोई संभावित नहीं कि किस टॉपिक से आएगा, लेकिन पेड़ पौधे से आएगा ईवीएस में, या बजट से संबंधित आ सकता है, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसरो से तो आएगा ही आएगा, जैसे पिछली बार पूछा गया। तो हो सकता है इस बार एमपी जीके को शामिल किया जाए। पिछली बार इसरो के टॉपिक को कवर किया गया, इस बार एमपी जीके हो सकता है, बट पेपर आने के बाद ही 100% पता चलेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हम बता ही चुके हैं 16 सितंबर को, कई बार 16 सितंबर को आपके अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसे हम ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए बनाया गया है। और यह यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर सर्वाइजेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया था। और ओजोन दिवस 2016 की थीम ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय वर्ल्ड यूनाइटेड था। तो अभी वर्तमान में जो थीम है, थीम्स भी पूछी जाती है, तो थीम से भी आप लोगों को पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा प्रकार या विशेषता परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं होती है? निवास और विवाह प्रबंधन, उत्तराधिकार का निर्धारण, श्रम विभाजन, आय और संपत्ति का संबंध। तो इनमें से जो प्रकार, जो विशेषता परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं होता, यानी ये जानना जरूरी, आय और संपत्ति का संबंध, श्रम विभाजन, उत्तराधिकार का निर्धारण, ये तीनों विशेषताएं परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल होती, लेकिन निवास या विवाह का प्रबंधन ये शामिल नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो पिछली बार आया हुआ प्रश्न था कि केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार अंतरिक्ष विभाग के लिए कितना आवंटन किया गया है? जी हाँ, जो केंद्रीय बजट है आपका 2022 में, वह अंतरिक्ष विभाग के लिए कितना आवंटन किया गया था? 12,700 करोड़, 10,800, 13,700 या 15,800 करोड़। ये पिछली बार आया हुआ था, जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न था। तो केंद्रीय बजट के अनुसार यह 13,700 करोड़ रुपए जो है अंतरिक्ष विभाग के लिए आवंटन किया गया था। तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों पर भी फोकस करना है कि किस लेवल का प्रश्न आ सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला? सभी बताइएगा। तो इनमें से जो न्यूनतम यानी कम से कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करे वह कहलाता है हाइड्रोजन, ये कम से कम करता है। सबसे ज़्यादा कोयला, पेट्रोल, डीजल, फिर पेट्रोल, फिर आपका हाइड्रोजन सबसे कम करता है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं डीजल, पेट्रोल, कोयला जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, और हल्का होने के कारण गुब्बार और वायु तोपों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है, और इसका स्थान अब धीरे धीरे क्या हाइड्रोजन किसका ले रहा है? हीलियम ले रहा है। आइए बात करेंगे अगला प्रश्न, जो आपके पिछले पेपर में आया हुआ प्रश्न था कि पहली 3 PSLV उड़ानों के उड़ान, एकीकरण और प्रक्षेपण संचालन के लिए कौन सा अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिम्मेदार था? नीलांबर पंत, के सिवन, प्रेमचंद पांडे या रामानुजन वरदराज की बात कर रहे हैं। तो पहली 3 PSLV उड़ानों के एकीकरण और प्रक्षेपण संचालन के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो जिम्मेदार थे वह आपके रामानुजन वरदराज पेरुमल थे। पेरुमल याद रखिएगा, पिछली बार पेपर में आया हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरो अर्थात CFC, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम MIC के नाम से जानते हैं शॉर्ट रूप। तो सभी लोग जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड है, इस गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। ये भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में
कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें गई थी। बहुत सारे लोग अपंगता लेकर अंधेपन के शिकार हुए और आज भी उस इलाके में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका रूप मिलता है। उनके जो भी पीढ़ी है उन पर भी प्रभाव हुआ है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, योजना विभाग के सचिव या प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या योजना मंत्री होते हैं? सभी लोग बताइएगा। तो मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आ सकता है, तो मंत्रिमंडल से जितने भी एमपी के हो सके वो पूछा जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल, वहाँ से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह मुख्यमंत्री ही होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी को अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, गिर वन्यजीव अभयारण्य इनमें से किस जीव का संरक्षण है? तो अभयारण्य या वन्यजीव से एक प्रश्न आना ही आना कन्फर्म है, ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन एक तो आएगा ही आएगा। तो गिर वन्यजीव अभयारण्य इनमें से किस वन्यजीव का संरक्षण कहलाता है? हाथी, गैंडा, सांप, शेर। यानी जो आपका गिर वन्यजीव है इसमें क्या है, शेरों के लिए। जी हाँ, ये गिर वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है। और भारत के गुजरात राज्य में लगभग 14 से 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण होता है। इसके अतिरिक्त भी आपके पुष्प जीव जंतु प्रजातियाँ भी मिलती हैं। लगभग स्तनधारियों का 30 प्रजातियाँ, सरीसृप की 20 प्रजातियाँ मिलेगी। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का एक ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों के अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जाता है। प्राकृतिक आवास मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें मानव निर्मित कुछ नहीं है, प्राकृतिक आवास है जो। अगला, निम्नलिखित में से किस रंग में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी पाई जाती है? काला, लाल, हरा, नारंगी। तो जिस रंग में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी पाई जाती है वह काला ही कहलाता है। काले रंग में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में, भोपाल में, विदिशा में, इंदौर में? सभी लोग बताइएगा। तो विद्युत अनुसंधान केंद्र की जब भी बात की जाती है तो एक ही शहर का नाम आता है और वो है दोस्तों झीलों की नगरी भोपाल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? ग्रीस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस में? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपके ग्रीस में आयोजित किया गया था। ये संभावित प्रश्न हो सकता है। ओलंपिक स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन आए थे पिछले बार भी, और तो इस पर भी आपको फोकस होना चाहिए, इस टॉपिक पर भी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर, विदिशा, इंदौर, रतलाम? जी हाँ, पूर्ण साक्षर जिला बताइए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है? और वह सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश का साफ़ सुथरा जिला इंदौर की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि बाघ परियोजना में शामिल किए जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो बाघ परियोजना में शामिल किए जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कहलाता है साथियों वह आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 86, 92, 96? सभी बताइएगा। देखिए दोस्तों, जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है, पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम की बात की जाती है और इस अधिनियम के पारित होने की बात की जाती है, तब आपका आता है नाम 1986, 1986। जी हाँ साथियों, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था और इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया था। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी, चरणगंगा, बेतवा या पार्वती? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो मध्य में इनके यानी कि इसी नेशनल पार्क से बीच में एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है चरणगंगा। जी हाँ दोस्तों, चरणगंगा इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, बहुत ही संभावित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक श्रव्य दृश्य TLM अर्थात अध्यापक अधिगम सामग्री है। तो श्रव्य दृश्य या श्रव्य से प्रश्न आता ही आता है। तो स्लाइड, टेप प्रस्तुतिकरण, टेलीफोन की बातचीत, अनुलिपिकृत लिखित सामग्री या ग्लोब हो जाता है। तो TLM यानी श्रव्य दृश्य यानी दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, तो यहाँ पे स्लाइड, टेप प्रस्तुतिकरण होगा। टेलीफोन में केवल सुनाई देता है, ग्लोब केवल हम देख सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। सभी लोग बताइएगा। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो इनमें से किस मृदा का निर्माण जो है लावा द्वारा होता है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं काली मिट्टी है। जब विस्फोट होता है, लावा निकलती है, तो लावा द्वारा जो मिट्टी का उत्पादन होता है काली मिट्टी होती है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है और भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है, जिसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ भी होती है। कपास के लिए जानी जाती है काली मिट्टी, आप जानते भी होंगे, और गुजरात में सब कपास का उत्पादन भी होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। अगला, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह आने से रोकती है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। ये 4 ऐसे मंडल है जो 1-2 प्रश्न रखा हुआ है इन मंडलों से। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रकाश की पराबैंगनी किरण जो पृथ्वी की सतह के आने से रोकती, तो वह आपका कौन सा कहलाता है, समताप मंडल की बात आती है। जी हाँ, समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकता है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ओजोन लेयर आपने पढ़ा भी होगा। और यह परत जो है सूर्य के उच्च आवृत्ति पराबैंगनी प्रकाश लगभग 94% के महत्व को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकवादी फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। तो ये भी आपका प्रश्न है, अगर ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा जाता है तो भी आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, नए टैक्स रिजीम में 3 से लेकर 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है। 3%, 5%, 7%, 9%। तो आप सभी लोग जानते हैं जो नया टैक्स आया है अधिनियम में 2024 में अभी जो टैक्स आया है, उस पर 3 से 7 लाख रुपए की आय परिसर में लगभग 5% जो है टैक्स लगाने की सरकार ने घोषणा की। इसके ऊपर फिर आपका कितने प्रतिशत, 5%, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसके बाद फिर आपका 7% होता है। इसके प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया। 19 अप्रैल 1975, 18 अप्रैल 1973, 29 अप्रैल 1975 या 9 अप्रैल 1974 को, यानी अप्रैल में ही किया गया था। तो भारत में प्रथम की प्रिपरेशन की बात करेंगे। यहाँ पे पिछले पेपर में आपके यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार मुख्य क्या होता है। पाठ्य पुस्तक का आधार मुख्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश का आधार मुख्य होता है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताने का मुख्य आधार होता है, या समाज संस्कृत परिवेश और शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि भाषा सीखने सिखाने के प्रक्रिया में जिसका आधार जो है मुख्य होता है वह होता है समाज संस्कृत परिवेश। जहाँ बच्चा रहता है, जहाँ बच्चा समाज में रहता है, सीखता है, क्योंकि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे आधार यानी क्या होता है, जो नींव होती है। बच्चा जो होता है बचपन में पहले परिवार के साथ रहता है, समाज के साथ रहता है, जो संस्कृति है वो सीखता है। ठीक है, बाद में विद्यालय जाता है। तो आधार जो होता है कहते हैं नींव, तो नींव जो होती है वह समाज संस्कृति परिवेश ही होता है। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पिछली बार आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न है, अक्सर जो पूछा जाता है कि बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमता कैसे होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, अनुकरणीय होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। यह हर शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न आया हुआ है, रिपीट होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम की वजह से, कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। क्योंकि आप जब नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चे में या बच्चों के भाषा सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होना चाहिए, कि बच्चा सुंदर लिखता हो, बच्चा शुद्ध उच्चारण करता हो, बोलता हो, मानक वर्तनी हो, या बातचीत करना हो। तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों के भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस पर होता है, सभी लोग बताइए।
वैसे शुद्धोच्चारण की बात करेंगे, ठीक है। लिखना तो है शुद्धोच्चारण की बात, लेकिन बातचीत करना सबसे महत्वपूर्ण। भाषा सीखने में बच्चा सीखे कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा शब्द हमारा दिया गया है सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यही गलती हम लोग कर देते हैं। तो सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है बातचीत करना। जब आप बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, बच्चा कुछ अशब्द बोलेगा उसको शुद्ध करके बताइए, ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो बातचीत करना यहाँ पे बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है। जो प्राइमरी लेवल है इसमें जो भाषा सीखने सिखाने, सीखना और सिखाना दोनों चीज़, इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं। अलंकारिक भाषा प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग या साहित्य की रचना होती। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है, वर्णमाला सीखना, ठीक है। बाकी अलंकारिक प्रयोग, भाषा प्रभावी प्रयोग, साहित्य रचना ये नहीं हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। बच्चा 5 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा है, एक अच्छा 1 से 5 तक बताना है, तो वर्णमाला सबसे पहले ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी ये तो बच्चा माध्यमिक में सीखता है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। ए पी पॉलाव का, जीन पियाजे जी का, वाइगोस्की का या स्किनर का है। यह पिछली बार वर्ग 2 में हिंदी भाषा में पूछा गया प्रश्न था। तो बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, तो यह विचार आपके लेव वाइगोस्की का है। सामाजिक शब्द अगर हिंदी पेडागोजी में आता है तो आपको समझ लीजिएगा 90% वाइगोस्की से संबंधित होता है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। अच्छे तरीके से सभी लोगों को समझना है, प्रत्येक क्वेश्चन का फीडबैक करना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन 101% सर्वोपरि है। क्यों सर्वोपरि है, क्योंकि हम पूरी A to Z, ये फैमिली केवल है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना अवर टीचर्स फैमिली है, जहाँ पे शिक्षक की बात की जाती है, राष्ट्रहित में शिक्षक की बात की जाती है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में देखा जाए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में देखा जाए, ठीक है, तो भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण हो जाता है वह होता है कौन, पत्रिका, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य। और एक चीज़ बता देता हूँ, पत्रिका या समाचार पत्र से हिंदी में 1-2 प्रश्न आता ही आता है। ऐसा टॉपिक समाचार पत्र का या पत्रिका का लिया जाएगा, उससे एक प्रश्न बनाया जाएगा, हर एग्जाम में प्रश्न आता है एमपीटेट में। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर देखा जाता है तो वह होता है बाल साहित्य। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। पिछली बार पूछा गया था कि निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या नहीं आता है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान या शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि इनमें से भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या क्या आनी चाहिए, पहले ये जानना जरूरी है। तो भाषा विविधता के अंतर्गत भाषा की एक कक्षा में संसाधन होनी चाहिए, कक्षाओं की वास्तविकता होनी चाहिए और संज्ञानात्मक विकास की पहचान, ये तीनों भाषाई विविधता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन शिक्षण सामग्री का प्रयोग यह भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फीडबैक करने के लिए। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न की कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा को, जांच सूची को या प्रश्नावली को दोगे। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व जो देंगे वो किसको देने वाले हैं, पोर्टफोलियो को देने वाले। क्यों देने वाले हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों के आकलन करने की बात करें तो आकलन किससे करते हैं, पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेहतरीन कमेंट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न साथियों की श्वालीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है, अपने हाथ पर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंत्यक्रिया संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है या अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो आप सभी लोग जानते हैं श्वालीन विकार, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोलते हैं। देखिए इस पर जो बच्चा होता है ना, वह सामाजिक अंत्यक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है, ठीक है। सभी लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा। तो बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्यों संभावित है, अच्छे तरीके से समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। साथियों बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है,
काव्यात्मक भाषा होती है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है, सुंदर लेखन होता है, वर्तनी की शुद्धता होती है। अब देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, कैसे ऑप्शन को हम चयन करना होता है एग्जाम में, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन या वर्तनी की शुद्धता। तो बच्चों के लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्व वर्तनी की शुद्धता होगी। ठीक है, वर्तनी की शुद्धता, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझिएगा अच्छे तरीके से। अगला जो प्रश्न है प्यारा सा कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा के विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखन, प्रसिद्ध रचनाएं या भाषा के विभिन्न रंगतें। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसे मानते हैं वह भाषा का विविध गद्य साहित्य होता है। गद्य साहित्य क्यों होता है? क्योंकि प्राथमिक बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो पाठ्य पुस्तक निर्माण में बच्चों के लिए भाषा का विविध गद्य साहित्य इज द राइट आंसर। आपके अकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न के आंसर में, किसी भी प्रश्न पर बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, आपके फीडबैक का सम्मान करते हैं। साथियों, प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है? ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो है भाषा के अधिग्रहण हेतु क्या कह रहा है? भाषा के यहाँ पे अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष केवल पढ़ना, सुनना तथा पढ़ना, केवल लिखना या केवल सुनना। तो सभी लोग जानते समझते हैं कि केवल शब्द पेडागॉजी में नेगेटिव ही होता है। तो ये चीज़ें मैं कई बार बताता हूँ, माइंड की मेमोरी में ये शब्द ठीक है सेव कर लीजिएगा। तो सुनना तथा पढ़ना, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनना तथा पढ़ना होता है। आइए साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है? संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान या भाषा का समृद्ध परिवेश। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है? भाषा के समृद्ध परिवेश का होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न है जो बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होता है? ईदगाह कहानी के मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए या ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा था। तो ये हमने भी पढ़ा था और ये कहानी आज भी चल रही है। हामिद ने जो चिमटा खरीदा उसकी माँ ने उसको खाने के लिए दिया था, लेकिन उसने क्या किया, उसकी हामिद के माँ के हाथ जल जाते थे, इसलिए रोटी बनाने के लिए उसके हामिद ने क्या किया, चिमटा ले लिया। ठीक है, तो ये हमें क्या संदेश देता है कि बच्चों में भाषा आकलन के जैसे सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न कौन सा होना चाहिए कि ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताइए। घटना जो है सर्वाधिक उपयोग हो गया। देखिए पात्र और भाषा और क्या ये चीज़ें अपने आप आ जाएगी। अगर घटना का इम्पोर्टेंट है, घटना क्या है, अपनी माँ के हाथ जलने की वजह से खाना बनाने में, रोटियाँ सेंकने में बच्चा क्या करता है, चिमटा ले जाता अपनी माँ के लिए। तो ये घटना जो है प्रेरणा देती है बच्चों के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या भाषिक नियमों के ज्ञान पर। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता की अगर बात करते हैं तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान, भाई अगर सही कोई भी समस्या आ रही है तो उसका सही पहचान करना ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, इसलिए बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? साक्षरता होती है, पाठ सामग्री होता है, भाषा परिवेश होता है या भाषा आकलन होता है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य जो अंतर इन दोनों में होता है वो भाषा परिवेश का होता है कि किस परिवेश किस वातावरण से हम सीख रहे हैं। आपके अगले प्रश्न की अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है? प्रवाह का, अर्थ का, अक्षर ज्ञान का या गति का होता है? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है? अक्षर का ज्ञान का। जब बच्चे का अक्षर ज्ञान नहीं होगा, अगर बच्चा समझ नहीं पाएगा का, खा और गा को नहीं समझ पाएगा, अंगा को बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो फिर बच्चा पढ़ कैसे पाएगा? तो अक्षर का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। कि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राथमिक शिक्षक के बच्चों की बात कर रहे हैं। ये भी आपके दिमाग में रिमाइंड होना चाहिए किस लेवल का हम पेपर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है
बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या मानते हैं? अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी बहुभाषिक कक्षा है, जब आपकी नियुक्त होगी, मान लीजिए आप लोग अध्यापक बन गए और हिंदी के अध्यापक हैं, क्लास टीचर है, तो आप ये बताइए कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग का आपको क्या करना चाहिए? तो आप शिक्षक के रूप में आपको स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अनेक जगह से आते हैं, उनकी मातृभाषा अलग अलग होती है, तो उनकी मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हैं, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर आसानी अपनी जो है प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, या कह सकते हैं शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। देखिए, इससे एक प्रश्न आएगा, मैंने क्या बताया था, समाचार पत्र पत्रिका, ऐसे प्रश्न आएगा, 1 नंबर कन्फर्म है, और किसी प्रकार से आ सकता है, लेकिन आएगा प्रश्न कि तो भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक प्रश्न पेडागॉजी करेंगे, इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर पोर्शन के करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक प्रभावी होगा? सभी लोग बताइए। पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट ना करना, या कह सकते हैं कि बच्चों को अलंकार एवं रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित ना करने के लिए कहना, या बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित रखना। देखिए, यहाँ पे किस लेवल की बात की जा रही है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण में कौन सा तरीका सर्वाधिक होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर के अगर ध्यान में देखें, जो व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक तरीका प्रभावी हो कि पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरण बिंदु को स्पष्ट करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है ना करना, तो ये तो नेगेटिव ऑलरेडी दिए गए हैं। बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित रहता है, तो सीमित से रहना ये भी आपका नेगेटिव हो जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। अब आइए बात करेंगे ग्रामर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रामर में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, ओ। तो दीर्घ स्वर कौन नहीं होता? सभी लोग बताइएगा। सभी लोग जानते हैं आप लोग, इसमें से दीर्घ स्वर आपका ओ नहीं होगा। बाकी आपके पेपर में अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सभी लोग बताइए। हिंदी में ध्वनियाँ दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन सी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सभी लोग बताइए, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की तो होती हैं, लेकिन कौन कौन से होती हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइए। आइए जानते हैं हिंदी में ग्रामर पोर्शन में कितना लेवल आपका है, कितनी तैयारी और करनी बाकी है आपके लिए। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 7 प्रकार, 9 प्रकार। जी हाँ, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। और ये 3 प्रकार कौन कौन है? जिनको पता है कमेंट कीजिए सभी लोग। जी हाँ, बेफिक्र कमेंट कीजिए। जयसवाल सर सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर, स्वर, व्यंजन या निस्वार। जब एक से अधिक वर्णों को मेल खा जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? सभी लोग, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? सभी लोग बताइए। व्यंजन। क्या कहते हैं साथियों? व्यंजन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, संभावित प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से ग्रामर पोर्शन में कि ई, चा, छा, जा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालब से, ओष्ठे। तो जब उच्चारण पूछा जाए तो आपको क्या करना है? वही सब मुंह से बोलना है। देखिए क्या टच हो रहा है, ई, चा, छा, जा, झा, इसमें क्या क्या टच हो रहा है, किसकी क्रिया से आप ये बोल पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसकी क्रिया हमारी तालब, अर्थात ये उच्चारण किससे होता है? तालब से होता है, ठीक है। और तालब क्या होता है? जिह्वा के ऊपर जो हिस्सा होता है वह तालब कहलाता है, जहाँ ऊपर आपकी जिह्वा टकराती है ऊपर, ठीक है। अगला प्रश्न है, छप्पे किस प्रकार का छंद होता है? सम, विषम, अर्धसम या इनमें से कोई नहीं। तो छप्पे पूछा जा रहा है, तो छप्पे किस प्रकार का आपका छंद होता है? तो छप्पे जो होता है विषम छंद होता है। अगर इसमें विषम आ जाए तो समझ जाइएगा कौन सा छंद है? छप्पे छंद है। तो ये पहचानना है आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? सभी लोग बताइए। ऐसे कौन सा छंद है जिसमें प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता हो? कुंडलिया, रोला, दोहा या सोरठा का? सभी बताइए। प्रथम और अंतिम शब्द एक ही होता है, उसी को नाम ही कुंडलिया बोला जाता है।
प्रथम और अंतिम शब्द जब बराबर रहे तो समझ जाइए वह कुंडलिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत? सभी लोग बताइए। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या बोला जाता है? क्या उत्प्रेक्षा बोला जाता है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, उत्प्रेक्षा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान? सभी लोग बताइए। बाकी संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय ये सबसे बनना चाहिए। तो उपमान और उपमेय का अभेद पूछा जा रहा है। तो उपमान में और उपमेय का अभेद जो कहलाता है वह रूपक कहलाता है। कौन होगा? रूपक इज द राइट आंसर। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही सिंपल, 5, 6, 7 या 9? सभी बताइए कि क्वेश्चन बनता हो वीडियो पॉज कीजिए, रब पेन में सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो 1 घंटे 15 मिनट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटे 15 मिनट को 1.45 लिख सकते हैं। या सबसे बड़ा सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 15 मिनट इसमें और जोड़ लीजिए, टोटल हो जाएंगे 75 मिनट। तो 75 अनुपाते कर लीजिए 45, ये मिनट का हो जाएगा। अब इसको आपको डिवाइडेशन कर लेना है और कुछ नहीं करना। क्या कर लेंगे? डिवाइडेशन। और डिवाइडेशन के तो 15 पना 75, 15 दिया 45, 5:3 आना चाहिए, 15 से कट जाएगा तो 5:3 यानी बी ऑप्शन। तो 1 घंटे 15 मिनट से 45 मिनट का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो घंटे मिनट में दिया रहे तो दूसरा जो हो तो मिनट में, दोनों का, दोनों चीज़ें जो बराबर में कर लीजिए, या घंटे घंटे में करिए या मिनट मिनट में। ठीक है, तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है? 4 अंक और 3 अंक, 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो इनमें से दोनों के बीच 4 अंकों वाली संख्या हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला होता है, कुछ 2 लाइन का उत्तर है। फार्मूला क्या होता है? संख्याएं बराबर लिखना है, संख्याएं बराबर 3000 माइनस 3 अंकों वाली संख्याएं। क्या लिखना है यहाँ पे? 3 अंकों वाली संख्याएं माइनस 1 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 3000 माइनस 999 और -1 कर देंगे। 3 अंकों वाली संख्या हमारी 999 हो जाएगी और -1 कर देंगे। भाई इसके दोनों के बीच हमें निकालना है ना, तो 3000 माइनस 999 -1 कर देंगे। तुम्हारी वैल्यू कितनी है? अब 3000 999 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? सभी लोग माइनस करिए। 3000 में 999 आपको माइनस करना है, तो हमारा आएगा 2001, और 2001 में क्या करना है? -1 कर देना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2000। जब 2000 वैल्यू हमारी आ जाएगी तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वह आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? नहीं समझ रखे हैं तो ये पूरा है, टाइप किया हुआ है, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए कुछ भी। इसके लिए संख्याएं वाला संख्याओं का फार्मूला क्या होता है? जब 2 संख्याएं दी गई हों उनके बीच का अंतर निकालना हो, तो जब 3 संख्याओं, अगर 4 अंकी वाली संख्याएं हैं और 3000, तो -3 अंकों वाली संख्या जो उसको लिख देना है और -1 में घटा देना है, जो आपकी वैल्यू होगी वह आपके आंसर आ जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और अंत में हम बताएंगे कहाँ से आपको पढ़ना है, किस बुक से आपको प्रिपरेशन करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, हर क्वेश्चन को अटेंड करें, हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो इसका 7 भाग लगभग कितना होगा? 7वां भाग लगभग पूछा गया। किसी संख्या के 3/4 अगर 27 हो, 3/4 अगर 27 हो तो इसका 7वां भाग लगभग बताना है। सभी लोग बताइए कितना हो जाएगा? तो चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए किसी संख्या का 3/4 मतलब वही संख्या हम x मान लेते हैं और इसका 3/4 किसके बराबर है? 27 के बराबर है। यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा? 27 × 4, यानी कि 3x बराबर क्या आ जाएगा? 27 × 4/3, 3 और 27, 9 चौको 36। x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या निकल के आ गई? 36 निकल के आ गई। ठीक है, गुणा भाग आपको फास्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कह रहा है इसका 7वां भाग, तो 36 का 7वां भाग क्या होगा? मतलब 36/7 कर देना है। मतलब 36 हमें किसका है? 7 का भाग देना है। 36 से लिखा हुआ है और 36 में हमें 7 का भाग देना है, तो 7 × 5 = 35, लगभग 5 बार जाएगा।
तो इसका 7वां भाग लगभग, क्योंकि लगभग दिया गया यहाँ पे, तो लगभग फर्स्ट ऑप्शन ही 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस टाइप से हमें सॉल्व करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 40, 48, 45 का एलसीएम। देखिए एक प्रश्न आपका एलसीएम और एचसीएफ 2 चैप्टर हैं, किसी भी टाइप से प्रश्न आएगा, 1 से 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो पक्का रखा हुआ है इस टॉपिक से। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 40, 48, 45 का लासा क्या होगा, लगभग इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, क्योंकि पिछले ईयर में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो लासा के लिए आपको 40 का पहले निकाल लीजिए। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इतना आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो दूनी 4 दूनी 8 तक ही जाएगा, और क्या हो 8 5 40 होता है। 8 5 40 होता है कि नहीं होता है। तो 40 का हमारा जो निकल के आ जाएगा वह निकल के आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इसके बाद 48 का निकालना है, तो 48 का क्या निकल के आ जाएगा, 2 की पावर 4 कर लेंगे, 16 3 48, 3 की पावर 1। और 45 का निकाल लीजिए एलसीएम। 45 में 15 3 45 होता है, 3 तिकाई 9 अपना 45, यानी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये आपको आ जाएगा तीनों। अब लासा क्या है, जो तीनों में उपलब्ध होना चाहिए, यानी हम तीनों हमारा क्या उपलब्ध है, ये हमें ध्यान देना। ठीक है, यानी वो संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब समझ रहे, रिपीट ना होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे आपका दिया गया है, तो इसको हम अब अच्छे तरीके से अब निकाल लेंगे। अब तीनों में दिखाइए। और एक तरीका और होता है एलसीएम निकालने का, दूसरा तरीका बता देता हूँ, जाके आप जल्दी कर सकें। 40, 48 और 45 इसको साथ में काटिए, ये सबसे ज़्यादा चलिए होता है। जैसे 2 से काटेंगे इसको तो 20 आ जाएगा, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा सभी बताइए। 24 दूना 48 होता है, और 45 नहीं कटेगा तो इसको सेम लिख देना है। फिर 2 से काटिए आपका तो 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 45 आ जाएगा। फिर आपको 2 से काटना है, 5 आ जाएगा, 6 आएगा, 45 आएगा। फिर 2 से काटना है तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 45। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 4 हो गया, तो 5 3 45। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो 5 1 और 15 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 1 और 5, फिर 5 से कर लेना, ये आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हमारी जो निकल के आती है एलसीएम, वो हमारा टोटल आपका 720 से आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, गुणा भाग कर लीजिएगा, इतना आसान सभी लोगों को। और ठीक है, यानी 2 गुणे 3 तिकाई 2 की पावर कितना था, 4 था ना, 3 की पावर 2 इंटू 5, इतना कर लीजिएगा, आपका 720 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4 अंक की सबसे बड़ी वह संख्या जो 15, 18, 24 व 30 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 4 अंक की संख्या मतलब इनका भी एलसीएम निकालना है, तो सभी लोग एलसीएम निकालिए। 15, 18 और 24, 30 चारों का एलसीएम निकालिए आप सभी लोग, वीडियो पॉज करके। चारों का एलसीएम आपका आ जाएगा 360, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 360 आएगा। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सभी लोग बताइएगा। ये होती 10,000, होती कि नहीं होती। अभी जब 10,000 आपका होता है तो अब क्या करना है, 360 से इसे विभाजित कर देना है 10,000 को। जब 360 से आप विभाजित करेंगे, यानी 10,000 में हमें क्या करना है, 360 का भाग देना है। तो जब यहाँ पे भाग देंगे तो आपका शेषफल यहाँ पे 280 बचेगा, नीचे जो बचता है ना शेषफल, वो 280 बचेगा। अब यही आपका जो 280 बचता है, बस 10,000 में इसको शेषफल को घटा देना है। तो 10,000 में शेषफल को घटाएंगे, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9720, और यही आपका आंसर होगा। समझ गए सभी लोग। इन चारों का एलसीएम निकाल लेना है, और 5 अंकों की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 4 अंक की वह बड़ी संख्या, 4 अंक की दिया गया है ना, तो 5 अंकों की बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालना है, और उसमें इस एलसीएम का भाग देना है। 10,000 हमारी आएगी। अब इसमें जो एलसीएम 360, इसको भाग कर दीजिए, जो शेषफल बचे 280 शेषफल हमारा बच रहा है, तो उसको 10,000 में माइनस कर देना है, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे हैं तो ये लिखा हुआ पूरा
A to Z टाइप किया हुआ है, आप सभी लोग समझ लें। हमारी पूरी ऐसी कोशिश है आप लोग A to Z समझ सकें, अच्छे तरीके से पढ़ सकें और सरल भाषा में आप लोग समझ सकें। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं। त्रिभुज की भुजाएं, देखिए त्रिभुज की भुजाओं में हमें कैसे पता होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में क्या होता है, सभी बताइए कैसे हम जानेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो आधार का वर्ग धन कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, इसी फार्मूले से हम जानेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होगा वह कर्ण कहलाएगा, उसका वर्ग, जो दो सबसे छोटे होंगे उनका वर्गों का योग उसके बराबर होना चाहिए, वह आपका त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ये आपका 3 3 दिया गया है, 2 3 4 दिया गया है, 3.1, ये हमारे तीनों त्रिभुज की लंबाई हो जाएगी, लेकिन आपका 7 8 सेंटीमीटर 15 सेंटी नहीं होगा, क्योंकि 15 का वर्ग आप करेंगे फिर 8 का 8 नहीं 64, 7 7 49, 49 और 64 को जोड़ोगे तो आपका 225 नहीं हो रहा, इसलिए आपका यह जो है त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ये कि त्रिभुज के भुजाएं नहीं होगी, लंबाइयाँ नहीं होगी, बाकी आपके सही दिए गए। अगला प्रश्न है दिया गया, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, 42.72574 हेक्टेयर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो कन्वर्ट वाला जो सिस्टम आता है वो मीटर को सेंटीमीटर, किलोमीटर को मीटर, ठीक है, ये पूछा जाता है, मापन संबंधी कह सकते हैं इसको। तो मापन के चैप्टर से प्रश्न आया था, पिछली बार ये प्रश्न आया हुआ था चेंज करने वाला। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर हमारा क्या होता है, 100 मीटर होता है, इतना जान लीजिए बस। 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू होती है हमारी कितने मीटर के बराबर होती है, 100 मीटर के बराबर होती है। 1 हेक्टोमीटर मतलब 100 मीटर। अब इसमें 42.72574 दिया गया, तो इसमें 100 का गुणा कर लेना है। 100 का गुणा करेंगे तो जो हमारा दशमलव है वह आपका 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा, 4772.574 आ जाएगा, बस दशमलव का गेम है। तो देखेंगे फोर्थ ऑप्शन हमारा जो दिया गया है वैसे ही जो है, क्योंकि अगर 100 का गुणा करेंगे तो आपका दशमलव 2 अंक बाद लग जाएगा। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है आपको समझने में तो ये टाइप किया हुआ है, अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करें, समझें अच्छे तरीके से। ठीक है, हमारी यही कोशिश है, जो चीज़ भी पढ़ें आपके रिमाइंड में होना चाहिए, आपके दिमाग के माइंड की मेमोरी में सेव होना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनमें से कौन सा सही नहीं, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर, बिल्कुल सही बात है। 1.570 किलोग्राम बराबर 1570 ग्राम, ये भी सही है। 1.2 किलोग्राम बराबर 1200 मीटर। अब देखिए यहाँ पे मीटर दे दिया गया है, अब फिर कह रहा है 2 इंच बराबर 10 सेंटीमीटर, ये तो पूरी तरह गलत है, ये सही है, सभी लोग बताइए। बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए मैं क्यों सही नहीं दिया गया, क्योंकि 1 इंच में वैल्यू हमारी कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर का होता है, तो 2 इंच कितने होगा, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर दिया गया था। ये जान लीजिए 1 इंच कितने का होता है, 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की, 8 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगा, सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक। जी हाँ, 8 घंटों में सेकंडों की संख्या, मतलब 8 घंटे में पहले 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये संख्या होगी किसके मिनटों के बराबर होगी। अब ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 6 6 36, 3600 गुणे 8 करिए, 0 0 अच्छे 48, 4 8 3 24, 4 28, तो 28,800 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन में देखना पड़ेगा कितने कितने मिनटों की संख्या के बराबर होगी, तो यहाँ पे देखिए 20 दिन का, देखिए ट्राई करते हैं पहले। ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, 20 दिन का पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे और 20 दिन का पहले देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू बड़ा लग रहा है और संख्या बड़ी है, तो चूँकि बड़ा वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा भाग आपको अच्छे से करना है ताकि कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। तो 28,800 ही आ गया। अब हमें क्या करना है, अब 20 दिन का निकाल के देखना है। तो 20 दिन में 24 घंटे हो, एक दिन में 24 घंटे हो, तो 20 गुणे 24 करेंगे, ये घंटा हुआ, और इसमें फिर 60 का और गुणा कर देना है।
20 में 24 दिन का एक दिन होता है, 24 घंटे का एक दिन होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इतना आपका गुणा करना है। जब ये तीनों को गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, 28,800 ही आएगी। तो 20 दिन की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धव्यास वाले एक गोले की ऊंचाई कितनी होगी। 2r r1 स्क्वायर 4r या r हो जाएगी। तो अर्धव्यास वाले एक गोले की ऊंचाई कितनी होती है, अर्धव्यास वाले एक गोले की ऊंचाई r ही होती है। अर्धव्यास वाला रखना, तो जितनी त्रिज्या होगी उसकी उतनी ऊंचाई ही होगी, क्योंकि कैसा है, अर्धव्यास वाला एक गोला कोई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या का औसत बताइए। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत 7 है, मतलब 7 गुणे 3 कर देंगे, 7 त्रिक 21 आ गया। 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 संख्याओं का औसत 4 है, मतलब 2 गुणे 4 8, तीसरी संख्या होगी। अब 21 में से 8 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 3 का 21 है, 2 का 8 आ रहा है, तो जो दोनों का अंतर आएगा वह तीसरी संख्या हमारी निकल आएगी। तो 21 माइनस 8 कर देना है, तो 13 हमारी क्या होगी, तीसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। 2 व्यक्तियों की आयु के बीच के अंतर 10 वर्ष है। 15 वर्ष पहले बड़े वाले की आयु छोटे वाले आयु से दोगुनी थी, छोटे की वर्तमान आयु बताइए। और आपको पता होगा आयु वाला पिछली बार प्रश्न जो है आया था, और आप जानते हैं कि आयु वाले प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि किस प्रकार के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 व्यक्तियों के आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है। ये एसएससी जीडी के वाला प्रश्न आया हुआ था, पिछली ईयर में आया हुआ था। और एसएससी जीडी और लगभग जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पेपर होते हैं, जो आपके और जीडी लेवल के प्रश्न होते हैं, उनसे जो है मैथ्स के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इसलिए पिछली बार मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा टफ आया हुआ था, लेकिन इस बार आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 व्यक्तियों के आयु के बीच अंतर 10 है, तो छोटे व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या होगा, x माइनस 10 वर्ष मान लेना है। ठीक है, 15 वर्ष पहले बड़े वाले की आयु छोटे वाले आयु से दोगुनी थी, यानी 15 वर्ष पहले, तो x माइनस 15 होगा। छोटे व्यक्ति की आयु क्या थी, बड़े वाले आयु के छोटे आयु से दोगुनी थी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 10 माइनस 15 बराबर x माइनस 25। भाई x माइनस 10 माइनस 15 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x माइनस 10 माइनस 15 करेंगे तो x माइनस 25 वैल्यू आ जाएगी। तो समस्या हमारी क्या आ रही है, प्रश्नानुसार बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति आयु से दोगुनी थी। क्या करा है, छोटे वाले आयु की दोगुनी थी, तो बड़े व्यक्ति की छोटे आयु की दोगुनी थी, तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हमारी यहाँ पे निकल आएगी, 15 10 35 वर्ष। बड़े व्यक्ति की क्या हो जाएगी, 35 वर्ष निकल के आ गई। तो छोटे की वर्तमान आयु क्या करना है, 10 वर्ष का अंतर है, तो 35 माइनस 10 कर दीजिए, 25 वर्ष आ जाएगा छोटे की आयु। ठीक है, तो 25 वर्ष यानी 4th ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ पूरा टाइप किया हुआ A to Z, वीडियो को पॉज करें और समझें अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या होता है। देखिए निदानात्मक परीक्षण का महत्व निर्देशन में भी होता है, शिक्षण में भी होता है, और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी। ये एमपी टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है, पाठ्य पुस्तक की, शिक्षण की, विद्यालय की या अभिभावकों की। तो आधुनिक शिक्षण विधियों में का प्रयोग अगर नहीं किया जा रहा है तो वो जो सबसे प्रमुख समस्या होती है वह किसकी होती है, शिक्षण। तो असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण में जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चों को खाली स्थान बनने में सहायता करना होना चाहिए। ये प्रीवियस या पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि जब भी असाधारण बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को बनने में सहायता करना होना चाहिए। शारीरिक तौर से सक्षम बनने में, भावात्मक रूप से स्थिर बनने में, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में, या अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित करने में। तो आप सभी लोग, आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए,
कि साधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समयोजित बनने में सहायता करना या सहायता होना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान पर समझिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है कि विषय वस्तु का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक बंधु हैं, आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, इसलिए आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि जो विषय वस्तु का मूल्यांकन होगा वह किस पर आधारित होना चाहिए। तो एक शिक्षक के रूप में आपका क्या कमेंट होना चाहिए? वार्षिक बाह्य परीक्षण, आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण, आंतरिक परीक्षण उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सभी लोग जानते हैं कि जब भी विषय वस्तु के मूल्यांकन, क्योंकि विषय वस्तु मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आना ही आना है, तो विषय वस्तु का मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षणों पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलापें महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि वे विद्यार्थी को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या वे प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका की स्थानिक विश्लेषणात्मक योग्यता को संवर्धन में सहायक होते हैं, या वे गणित को कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता को क्या करती हैं? संवर्धन में सहायक होती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। तो प्रतिभाशाली उचित अवसर देना, अवसर पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें शब्द भी देखना है कि इसमें क्रियाकलाप, चुनौतीपूर्ण, ज्यामितीय पहेलियाँ इन इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन देखना है। ठीक है, ये नहीं कि अवसर हमारा पॉजिटिव हो तो बस अवसर वाले ऑप्शन को सही कर देना। प्रश्न समझिए क्या पूछ रहा है। अगला, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षण प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ना, उपरोक्त सभी। चाहे आपकी हिंदी पेडागॉजी हो, संस्कृत पेडागॉजी हो, चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ्स हो, सभी में मूल्यांकन से रिलेटेड प्रश्न 1 नंबर का आता ही। मूल्यांकन से प्रश्न आएगा ही, उद्देश्य पूछा ही जाता है हर सब्जेक्ट में, पेडागॉजी में। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी होता है, प्रणाली में सुधार करना भी होता है, और विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स नीचे बना हुआ है, और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस बार 101% एमपीटेट एग्ज़ाम को फतेह करना है, तो आपका प्रत्येक प्रैक्टिस सेट अटेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन में कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर में मैथ्स पेडागॉजी में पूछा गया प्रश्न था। तो प्राइमरी कक्षा मतलब 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाए? औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक, केवल 1, केवल 2, या केवल 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। अब आपको ये चीज़ समझना कि प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं और उनको रेखा गणित अध्ययन पढ़ाना है। तो प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं तो कहीं कहीं हम औपचारिक रूप से तो नहीं पढ़ा सकते, उन्हें कैसे पढ़ाना पड़ेगा? अनौपचारिक रूप से, उदाहरण के द्वारा समझा कर। ठीक है, तो हमें किस प्रकार से पढ़ाना पड़ेगा? अनौपचारिक रूप से। जी हाँ, प्राइमरी कक्षा बालक बालिकाओं के रेखा गणित का अध्ययन अगर भाग का पढ़ाना है तो अनौपचारिक रेखा गणित उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अनौपचारिक मतलब केवल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं परीक्षण, मूल्यांकन, परीक्षा या परिणाम। क्या किया जाता है जब किसी परिकल्पना का हम परीक्षण करते हैं? किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए अब क्या करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या वह परीक्षण है, मूल्यांकन है, परीक्षा है, परिणाम है? सभी लोग बताइए। तो परिकल्पना पर शब्द आता है, परीक्षण में भी पर शब्द आता है, तो हमारे प्रश्न पर उत्तर दिया गया है कि किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए परीक्षण करते हैं।
तो परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रायोगिक कार्य आवश्यक होता है। अगर कार्य पूछा जाए तो प्रायोगिक कार्य आवश्यक होता है जिसमें परीक्षण अनिवार्य किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझना है, फीडबैक करना है, प्रिपरेशन को मजबूत करना है। अगला प्रश्न, किसी विद्यार्थी बालक बालिका में इनमें से क्या आंकना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में आपसे कोई, मान लीजिए एक मीटिंग हो रही शिक्षकों की और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ये बताइए सभी कि बालक बालिका विद्यार्थियों में आप क्या आंकेंगे? किसी विद्यार्थी में आपको क्या आंकना चाहिए? गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। तो क्या करेंगे आप लोग, किस ऑप्शन को चुनेंगे? तो किसी विद्यार्थी में क्या आंकना चाहिए? अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। क्या ऐसा ही दिया गया है? क्योंकि देखिए, बिना समझे रटने की क्षमता तो ये तो हम नहीं आंक सकते। शिक्षक को सुनने की क्षमता, तो ये क्षमता जो शब्द दिया गया है सुनने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अवधारणाएं ना समझने पर भी, अगर बच्चा कोई अवधारणा नहीं समझ रहा फिर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, ये जो दिया है विद्यार्थी में आंकना चाहिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते समझते हैं कि अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, ये आपके विद्यार्थियों में देखना चाहिए, आंकना चाहिए कि क्या बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और उसका रीज़न पता करना चाहिए, उसका उपचारात्मक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? अब आपको बालक बालिका को माप का संदर्भ पढ़ाना है, तो मापन प्रणाली आपके चैप्टर में ही है, ठीक है, सिलेबस में ही है। तो अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना। जी हाँ, जो माप होती है उससे हम पहले अप्रामाणिक मापों को करेंगे, इसके बाद हम प्रमाणिक में करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम्पल बताएंगे कि एक बीता, एक हाथ, इतने फिट, इतना माप, इतना चीज़ें होती, इतना इंच होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब प्रमाणिक मापों को उपयोग में क्या करना है, अप्रामाणिक मापों के बाद करना है। यानी अप्रामाणिक माप पहले बच्चों को बताएं, इसके बाद फिर जो प्रमाणिक माप होते हैं वो उसको बता दें। ये से प्राथमिक स्तर में माप के संदर्भ में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, मापन की त्रुटियों का पता चलता है और प्रमाणिक माप का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि अप्रामाणिक में त्रुटियां होती हैं, ठीक है। तो जब प्रमाणिक में पूरा A to Z हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो उनको पता चलता है कि प्रमाणिक माप ज़्यादा सही है, इसमें त्रुटियां कम होती हैं। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और आपको पता है सही नहीं वाले ज़्यादातर पूछे गए थे। तो उपचारात्मक शिक्षण ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये समझ लीजिए। तो उपचारात्मक शिक्षण में कौन सा सही दिया गया ये जानना जरूरी होता है। ये विशेष शिक्षा के समान होता है, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना, केवल विशेष ज़रूरतों वालों के लिए, छात्रों के लिए ही नहीं है, उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना भी होता है, केवल विशेष ज़रूरतों वालों के लिए नहीं होता कि केवल, तो केवल शब्द तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, को समझें, केवल विशेष ज़रूरतों के लिए तो नहीं, उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये विशेष शिक्षा के समान होता है, ये उपचारात्मक शिक्षण का संबंध नहीं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पीवी ने फर्स्ट ऑप्शन को सही माना है। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, आप लोग भी हमें फीडबैक करके बता सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, गणितीय पहेलियाँ और खेल किस पे मदद करते हैं? जो गणितीय पहेलियाँ होती हैं, कहते हैं ना बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को गणित में पहेलियों के माध्यम से पढ़ाइए, खेल के माध्यम से गणित सिखाइए। तो ये जो गणितीय पहेलियाँ और खेल होती हैं क्या मदद करती हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित के आनंददायक बनाने में, या समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में होता है। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। तो गणितीय पहेलियाँ और खेल जो होती हैं किस पर मदद करती हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में भी करती हैं, और गणित और प्रतिदिन के विचारों के संबंध में संबंध स्थापित करने में, और गणित को आनंदक बनाने में। क्योंकि पहेलियाँ और खेल के माध्यम से बच्चे सीखेंगे तो आनंददायक हो, यानी खुशी खुशी होके सीखेंगे, समझेंगे। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित करना ये भी पॉजिटिव। तो गणितीय पहेलियाँ और मदद क्या करते हैं? इन सभी में मदद करते हैं। चारों ऑप्शन हो, तो चारों ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है?
अब ये ध्यान देना, ज्यामितीय समझ को विकसित करना है। ज्यामितीय समझ के लिए 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो ज्यामितीय समझ के लिए सबसे पहला जरूरी होता है दोस्तों मानचित्र चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, फिर अनौपचारिक निगमन। ठीक है, तो ज्यामितीय समझ के लिए सही श्रेणी क्रम क्या है? डी ऑप्शन होगा हमारे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग अगर किसी ऑप्शन पर डाउट है बेफिक्र आप लोग बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक, फिर होता है अनौपचारिक। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। औपचारिक के बाद फिर अनौपचारिक। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। प्रतीकात्मक भाषा, जिसमें गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, रोजमर्रा की भाषा आती है। रोजमर्रा की भाषा में गणितीय स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा आ जाएगी। या आपके गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण की स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। अभी आप समझ में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट आया होगा कि क्या पढ़ रहे हैं सर। देखिए साथियों, जब कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता की अगर बात करें, उनमें कम समस्याओं को प्रदर्शित करने में क्या पढ़ाया जा सकता है। जब बच्चे समस्या गणितीकरण में करते हैं ना, उनमें पहले रोजमर्रा की भाषा से शुरुआत करें, जिसमें गणितीकरण की स्थिति की भाषा होनी चाहिए, गणितीय समस्या समाधान की भाषा होनी चाहिए और प्रतीकात्मक भाषा होनी चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्रम पूछा जाएगा, किस क्रम से आपको बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगला, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग अर्थात जोड़ निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया। तो जब आप कक्षा 2 के बच्चों को योग और जोड़ वाला देते हैं कि एक टोकरी में 5 सेब हैं, उनमें 7 सेब और डाल देते हैं तो टोकरी में कितने सेब हुए। इस प्रकार के शाब्दिक वाले जो प्रश्न होते हैं किस मॉडल श्रेणी से होते हैं? संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या समुच्चय। तो अगर एक टोकरी में 5 हैं, 7 और डाल देते हैं तो टोकरी में कितने सेब हुए? तो कहीं ना कहीं यह जो शाब्दिक प्रश्न है आपके समुच्चय मॉडल श्रेणी से संबंधित हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह करना, इकट्ठा करना। ठीक है, सभी लोग समझ गए, नो डाउट। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। विद्यार्थी बालक बालिका के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, गणितीय संबंधी तत्वों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। तो आप जानते हैं इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। वो सरल वाले प्रश्न नहीं आएंगे, एक लाइन और 4 ऑप्शन मिल गए, उत्तर दे दिया। अब कठिन प्रश्न आते हैं। तो शिक्षार्थी बालक बालिका के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित जो संकेतक होगा वह है गणित संबंधी तथ्यों को संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है? जो गणित का मूल्यांकन होगा उसमें आपका उद्देश्य पद शामिल होता है, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन, ये सभी शामिल होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, आप सभी लोग जानते समझते हैं, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, कि गणित मूल्यांकन में जो पद शामिल होता है उद्देश्य भी होता है, अधिगम, अनुभव भी होता है और मूल्यांकन भी होता है। अर्थात साथियों उपरोक्त सभी ऑप्शन पर है। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि चित्रयी अवबोधनम अत परिणामकारी भवति। चित्र का अवबोधन जो है इनमें से परिणामकारी होता है। वाक कौशल वर्धने, श्रवण कौशल वर्धने, साहित्य कौशल वर्धने या कला कौशल वर्धने। अब देखिए चित्र किससे संबंधित होता है? जब हम चित्र बनाएंगे तो उसको एक क्या बोला जाता है? वाक, श्रवण, साहित्य, कला। तो आप सभी लोग जानते हैं चित्र को कलाकारी बोला जाता है। कहते हैं चित्रकारी करना मतलब लड़का बहुत कलाकारी है, यानी चित्र का अवबोधन करने का परिणाम यह निकलता है कला कौशल वर्धने। कला कौशल को अच्छे तरीके से सीखता समझता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी जो सिंपल प्रश्न पूछा गया था तो आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय प्रश्न दिया गया है कि तृतीय कक्षायाः शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्ध उच्चारणे ध्यानं ददाति एवं सा किं विकसितुम् इच्छति। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे
को आप तीसरी कक्षा के जब एक शिक्षक बनेंगे तो आप क्या करते हैं कक्षा में कि प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण ध्यान से देते हैं। तो प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण आपको ध्यान से देना। एवं सा किम विकसितुम इच्छति, आप किस प्रकार से जो है विकसित की इच्छा रखते हैं कि सभी बच्चों को प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण ध्यान से बोलें। अर्थबोधनम, संशक्ति, शुद्धताम या धारा प्रवाहितम। तो एवं सा किम विकसितम इच्छति, इसमें से क्या विकसित होता है? तो इसमें से शुद्धताम, जो इसे हम एक्यूरेसी बोला जाते हैं ना, शुद्ध बिल्कुल। तो क्योंकि जब आप प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण ध्यान से देंगे तो बच्चे उसका क्या करेंगे? शुद्धतम से ग्रहण करेंगे। तो शुद्धताम इज द राइट आंसर, यानी एवं सा शुद्धताम विकसितम इच्छति। थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तृतीय कक्षा की एक कुशल अध्ययन अध्यापन कराती शिक्षिका किसी पाठ के प्रत्येक शब्दों को शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान आकर्षित करती है। तो इस प्रकार शिक्षिका की ध्यान या अध्यापन कुशलता उन शब्दों की शुद्धता को बताती है। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। भाषा शिक्षण विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन् किम सत्यम नस्ति। भाषा शिक्षण विषय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है, जो 2022 में लागू हुई है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है? त्रिभाषा सूत्र अंतर्गतम एकस्याय शास्त्रीय भाषा अध्ययनम, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा या गृह भाषा का अध्ययन करना। इसके बाद आपका प्रश्न कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र अंतर्गतम भारतीय भाषणम अध्यापन, यानी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, यानी त्रिभाषा सूत्र से संबंधित दिया गया है कि त्रिभाषा सूत्र के साथ साथ किस भाषा को ग्रहण करने या त्रिभाषा सूत्र के बाद किस भाषा को यहाँ पे बोला गया है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि त्रिभाषा सूत्र के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोला गया है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एकस्य शास्त्रीय भाषा अध्ययन, ठीक है। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा शिक्षण से संबंधित प्रस्ताव में त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसमें यह भी कहा गया कि छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए जो संघीय संरचना और भारत की बहुभाषिकता को दर्शाती है। ठीक है, तो भारत की बहुभाषा है इसलिए आपका शास्त्रीय होगा। ठीक है, आप समझ गए। अगला है गृहकारस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति। गृहकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को गृहकार देंगे, होमवर्क देंगे, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य बताना है। छात्राय गृहे नवीन पठानाम पठतिम रुचि प्रदर्शित। छात्र जो है गृहे मतलब घर में नवीन पाठ पढ़ने में रुचि प्रदर्शित करें। या अभिभावक है जीनियो यत्र छात्रा विद्यालय में किम किम पठति, या अभिभावक जाने कि हमारा बच्चा विद्यालय में क्या क्या पढ़ता है। पठित पाठान अधिकृत अभ्यासम कुर्यो, पठन पाठन से अधिक अभ्यास करना। या पठने छात्र रुचि वदनम, पढ़ने में छात्र की रुचि को बढ़ाना या आकर्षित करना। तो आप सभी लोग जानते हैं गृह कार्य का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य का संबंध अभ्यास से है, इतना जान लीजिए। गृह कार्य से अभ्यास, तो इनका संबंध मान लीजिए, बाकी कुछ भी लिखा रहे आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या माइंड की मेमोरी में सेव करना है। तो गृह कार्य से मुख्य उद्देश्यम अस्ति, क्या हो जाएगा? पठित पाठाम अधिकृत अभ्यासम कुर्य। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ही संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि प्रतिपुष्टि अस्ति। प्रतिपुष्टि या फीडबैक, किसी भी लैंग्वेज में प्रतिपुष्टि या फीडबैक से एक प्रश्न आता है, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे संस्कृत की हो। जो 3 लैंग्वेज हैं, तीनों लैंग्वेजों में आपका प्रतिपुष्टि फीडबैक से आएगा ही आएगा। तो प्रतिपुष्टि फीडबैक होता क्या है? उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्वस्व विकास है। जी हाँ, उभय शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ साथ जो है सस्वर पठन का विकास करना या सस्वर शब्दों का विकास करना। क्योंकि स्वस्थ विकास मतलब होता है स्वस्थ। समझ गए ना सभी लोग? तो प्रतिपुष्ट का मतलब क्या हो गया? उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्वस्थ विकास है। मतलब प्रतिपुष्ट को अनेक वैज्ञानिकों ने स्वस्थ छात्रस्य चा शिक्षकस्य विकासः के रूप में भी परिभाषित किया है। क्योंकि प्रतिपुष्ट के अंदर क्या होता है? शिक्षक, बालक, बालिकाएं, विद्यार्थी दोनों के द्वारा स्विकास कार्य किया जाता है। तो प्रतिपुष्टि को छात्र, शिक्षक, संतुष्ट से भी किंचित लिया जाता है। तो इन तीनों प्रकार से आएगा। तो आपको प्रतिपुष्ट फीडबैक समझ लेना है। हमारे समझाने का यही उद्देश्य है
कि किसी भी प्रकार से एग्जाम में अब आए नहीं, जो हम पढ़ाते हैं वही ना आए तो आप लोग यहाँ पे दोषारोपण करने लगते हैं, सर आपने पढ़ाया आया नहीं। तो ऐसा नहीं होता, सेम टू सेम कोई चीज़ नहीं आती है, 2-4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी उससे रिलेटेड आएंगे, उनसे थोड़ा बहुत आगे पीछे यानी बदला जाएगा, शब्दों को थोड़ा क्रिएटिविटी की जाएगी, और यही तो आपको चेक किया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का देखने का मतलब यही होता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और अब इसी में आपका माइंड चेक होता है, क्योंकि आप बच्चों को रीड कर पा रहे हैं, अब क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। समझिएगा अगले प्रश्न को। प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। प्रारंभिक स्तर में पठन शिक्षण में इनमें से कौन से उपाय जो है सबसे अधिक होगा? पुस्तिका नाम, प्रकृत वस्तु नाम, बोधपट्टा नाम या द्विपार्वीय रेखा चित्ता नाम। तो निश्चित रूप से शिक्षण कार्य में जो हमारा होता है प्रारंभिक में वह बोधपट्टा नाम हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रारंभिक स्तर में शिक्षक को बोधपट्टनम, इसको क्या बोला जाता है? फ्लैश कार्ड। अब देखिए संस्कृत में बोधपट्टा नाम बोला जाता तो आप समझ नहीं आता, अगर फ्लैश कार्ड लिखा होता तो आप समझ जाते। यही चीज़ें आपको समझना है। तो क्या प्रारंभिक स्तर में पढ़ाने हैं तो शिक्षक को क्या है, फ्लैश कार्ड की उपयोगिता अधिक रखनी चाहिए, और शिक्षक को फ्लैश कार्ड का प्रयोग इस स्तर पर ही करना चाहिए, क्योंकि फ्लैश कार्ड एक पाठन सामग्री होता है जो कि प्रारंभिक स्तर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला जो प्रश्न किया गया बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों को समझना और फीडबैक करना है। बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासम अद्यम चारणम किमस्ति। बालकों में पढ़ने और लिखने और इसके साथ विकास में कौन सा चरण होगा? नव साक्षरता, प्राक साक्षरता या उद्गामी साक्षरता। तो बालक बालिका में, छात्र छात्राओं में पढ़ने लिखने में विकास के अगर चरणों की बात की जाती है तो वह उद्गामी साक्षरता कहलाता है, क्योंकि बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास में प्रारंभ चरण उद्गामी साक्षरता ही होता है। और उद्गामी साक्षरता का अर्थ होता है स्फुटित साक्षरता, मतलब बिल्कुल प्रारंभ से ही छात्र हृदय मंचन पर निकालने वाली शिक्षा को स्फुटित साक्षरता या उद्गामी साक्षरता बोला जाता है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो संस्कृत में प्रश्न आते हैं हम अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न कि एका शिक्षिका कक्षायां श्रवण संबंधी गतिविधिं करिष्यति निश्चयं कृतवती चा चर्चा रूपाणां गतिविधीनां योजनं करोति काश्चन गूढ़ प्रश्नानां पृष्ट्वा छात्रान् श्रोतुं नियोजयति तेषां रुचिः चर्चा च वर्धयति इताः प्रस्तुतः सन्ति। अर्थात साथियों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षिका, आप में से कोई अध्यापक अध्यापिका कक्षा में श्रवण संबंधित गतिविधि का आयोजन निश्चय करती हैं और इसके साथ साथ चर्चा के साथ गतिविधि योजना का भी क्रिएशन करती हैं। तो इनमें से काश्चान गूढ़ प्रश्नानां पृष्ट्वा, इनमें से गूढ़ प्रश्न के साथ साथ छात्रों में श्रोतुम नियोजयति, सुनने के लिए बोलती हैं, तो तेषां रुचि चर्चा चा वर्धति, ये सब जो रुचि है, ये जो चर्चा है, ये जो सीखने की चर्चा हो रही है, एतः प्रस्तुत यदि, ऐसा करना क्या कहलाएगा? श्रवण समय गतिविधि कहलाएगी, श्रवण पर गतिविधि कहलाएगी, श्रवण अंतर्गत गतिविधि कहलाएगी, ये श्रवण पूर्ण गतिविधि कहला जाएगी। देखिए जहाँ पे बच्चों में श्रवण संबंधित गतिविधि कार्य निश्चित कर देती, ये तो ठीक हो गया। इसमें चर्चा भी शामिल है, गतिविधि योजना भी शामिल है, गूढ़ प्रश्न की भी बात की जा रही है, नियोजन की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो चर्चाएं होती हैं वह आपकी क्या हो जाएगा? श्रवण पूर्ण गतिविधि हो जाएगा, मतलब श्रवण पूर्ण गतिविधि हो जाएगी। श्रवण पूर्व गतिविधि मतलब समझ गए? श्रवण पूर्व गतिविधि मतलब सुनने के पहले की गतिविधि होती है, क्योंकि जब आप कोई पाठ पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों को उससे रिलेटेड बनाते हैं। आज हम ऐसा पाठ पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में बहुत अच्छा आपको जानकारी मिलेगी, इस पाठ में ऐसी सी कहानी है, प्रेरणा मिलेगी, ये चीज़ हम थोड़ा पहले बताते हैं तो बच्चों में इंटरेस्ट लेना, आप बताना भी चाहिए। पाठ का जो मोन इम्पॉर्टेंट है, जिस उद्देश्य से पाठ को बनाया गया है, कहानी कविता को बनाया गया, उसका थोड़ा सा बच्चों को बताइए, ताकि बच्चे जो जब पाठ की प्रक्रिया आप करेंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और यही होती पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय से कश्चन विद्यार्थिनी श्रवण वाचन कौशलो विकासानार्थम लिखित पद्धतिस्य का पद्धति उपयुक्ता भवति। अर्थात साथियों प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में कौन से विद्यार्थियों के श्रवण कौशल के विकास में इनमें से पद्धति का वह पद्धति उपयुक्त होगी? क्या वह अभिनय तथा वार्ता वचनम हो जाएगा, अभिनय तथा संवाद, कथा श्रवणम शाश्वत लेखनम या काव्य पाठय्य तथा भाषा प्रयोगशाला। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि इसमें अभिनय और संवाद की बात होगी। क्यों? क्योंकि श्रवण और वाचन कौशल के विकास में सबसे बढ़िया पद्धति होगी सुनना और बोलने में।
तो अभिनय का संवाद, क्योंकि अभिनय का संवाद बोलने वाले बोलते हैं, बच्चे जो सुनते हैं। तो श्रवण कौशल और वाचन कौशल दोनों का विकास यहाँ पे आपका किससे होता है? अभिनय और संवाद से, जिसे हम इंटरेक्शन बोलते हैं। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अनेन शैक्षणिक भाषायाम अथवा विविध पाठ्य विषयक भाषायाम प्रवीण्यम प्रति संकेतः क्रियते। अर्थात इनमें से अनेन शैक्षिक भाषा के साथ साथ विविध पाठ्य विषयों की जो भाषा में प्रवीणता होती है, इसमें क्या संकेत मिलता है? इसमें अंतर्भाषा प्रवीण्यम की बात आती है, मूल अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण प्रवीण्यम की बात आती है, जिसे हम BICS बोलते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा प्रवीण्यम की बात की जाती है, या संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीण्यम की बात की जाती है। देखिए, जब भी अनेन शैक्षणिक भाषा में इसके साथ साथ या विविध पाठ्य विषयों की भाषा की प्रवीणता की संकेत की बात की जाएगी, तो वह आपका संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा परिणाम हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? CALP। जी हाँ, इसको शॉर्ट रूप में CALP भी बोला जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। आइए जानते हैं अगले प्रश्न की। पठन समय अध्ययनस्तु कस्सम महत्तम सर्वाधिकम, यहाँ पे सर्वाधिकम होगा। तो पढ़ते समय इनमें से कौन सा महत्व जो है सर्वाधिक होगा? पढ़ते समय में उच्च स्वर में यानी ऊंची आवाज़ में पढ़ना, पाठस अर्थस सौगनम, पाठ को अर्थ के साथ पढ़ना, बिल्कुल यही सही होगा। पढ़ते समय यही इम्पोर्टेंट होता है भाषा में कि आपको अर्थ के साथ पढ़ें। पाठस अर्थस अवगमनम, यानी ये प्राय वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है कि पाठन प्रणाली में अर्थात पढ़ने और पढ़ाने में पठन मतलब होता है पढ़ना और पाठन मतलब होता है पढ़ाना। तो पढ़ने और पढ़ाते समय मूल रूप से पढ़ते समय पाठ के अर्थ को बोधित करना महत्वपूर्ण होता है। और यही कारण है यदि छात्र पाठ कर रहा है तो सर्वप्रथम उसे पठित वस्तु पाठ विशेष का अर्थात अर्थावगमन होना चाहिए। पठन का यह कार्य मूल कार्य भी कहलाता है, अर्थावगमन। तो पठन का मूल कार्य क्या होता है? अर्थावगमन होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालानाम पत्रिकातई है कश्चित कथाया पठनम नाम। बालकों में पत्रिका के साथ कौन सी कथा जो है पढ़ने का नाम होगा? तो सिंहावलोकम, सूक्ष्मावलोकनम, गहना अध्ययनम या विस्तृत अध्ययन। तो पत्रिका अगर शब्द यहाँ पे पत्रिकातः शब्द दे दिया गया है तो पत्रिकातः शब्द मतलब विस्तृत अध्ययन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका एक्सटेंसिव चीज़ें होती हैं पत्रिका में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो पत्रिका का अध्ययन करते समय किसी भी कक्षा को पढ़ने का कार्य उन बालकों का विस्तृत अध्ययन कहलाएगा। और बिल्कुल प्रश्न से स्पष्ट होता है कि छात्रों द्वारा यदि किसी भी पत्रिका या संदर्भ कहानी उद्देश्य के पाठ को पढ़ा जाता है तब उनका कार्य पाठ का विस्तृत अध्ययन कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपने जान लीजिए। जब कोई पत्रिका हो चाहे कहानी हो, उद्देश्य से अगर पढ़ा जाता है, कोई भी पत्रिका के संदर्भ को जब कहानी और उद्देश्य के माध्यम से पढ़ते हैं तो उनका कार्य जो होगा पाठ विस्तृत अध्ययन ही कहलाएगा। तो विस्तृत अध्ययन आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न है उत्पादक कौशलम अस्ति। उत्पादक कौशल इनमें से क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं संभाषणम लेखना, सुनना और बोलना और लिखना, ये हमारे उत्पादक कौशल कहलाते हैं। संभाषण मतलब बोलना और लिखना। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, सभी लोगों को समझना है कि शिक्षिका केनपि शब्देन बिना छात्रैः है सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। शिक्षिका जो है इनमें से जो है शब्दों को बिना छात्र के सह संप्रेषण के साथ करती है। तो ऐसा उपयोग करना किसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं इसके बिना शिक्षिका जो है छात्रों के संप्रेषण करेंगी तो वह हमारा हो जाएगा शब्देतर संप्रेषण। जी हाँ, शिक्षिका शब्देतर संप्रेषण के बिना शिक्षिका जो है छात्रों के साथ संप्रेषण, अर्थात संप्रेषण मतलब होता है आदान प्रदान, वाक्यों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण होता है। अर्थात शब्देतर संप्रेषण का तात्पर्य शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण से होता है, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान का भी मानते हैं। आपने पढ़ा होगा हिंदी में व्यवहारिक ज्ञान। तो यही चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसके बाद कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषा अधिगम अधिग्रहणयों मध्य का भेद। तो भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य भेद क्या होता है? इस प्रैक्टिस सेट में हमने कर रखा, क्योंकि अधिगम और अधिग्रहण से प्रश्न एक आता ही आता है और मध्य में काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शन दे दिए जाते हैं।
तो अधिगम और अधिग्रहण का मुख्य जो भेद होता है वह अधिगमय प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण साहजिकतम होता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड दिया गया है कि विद्यालय शिक्षण प्रथम भाषा धनम स्यात्। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संभावित प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से। तो विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन को क्या बोला जाएगा? तो विद्यालय शिक्षण की जो प्रथम भाषा अध्ययन होती है वह मातृभाषा या प्रांतीय भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मातृभाषा में या प्रांतीय भाषा में बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए प्रथम में, पहली बार। अगला है प्राथमिक स्तरीय कवितायाः प्रयोजनम् अस्ति। प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि कवितायाः संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य आनंदं भवति। कविता में संगीत और ताल के साथ अनुप्रास के आनंद की अनुभूति के लिए होता है। क्योंकि संगीत मतलब गान, ताल, अनुप्रास, आनंद की अनुभूति होती है। कविता काव्य का ही सूक्ष्म अंग कहलाता है। इसीलिए कहा जाता, आपने सुना होगा, कविता को पढ़ते समय पद्यों के लय, ताल, तुक, यति, गति का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला जो प्रश्न साथियों दिया गया है कि बहुप्रसन्ना इति पदस्य विलोम पदम भवति। तो बहुप्रसन्ना का विलोम क्या हो जाएगा? बहुभोजी, बहुभाषणी, बहुदुखी, बहुसुखी। बहुप्रसन्ना का पर्यायवाची हो जाएगा बहुसुखी, लेकिन बहुदुखी क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। तो बहुप्रसन्न मतलब बहुत प्रसन्न होना, बहुत दुखी होना, तो ये विलोम हो जाएगा। ठीक, यानी थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सभी को समझना है और फीडबैक करना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईशवास्यम इति पदस्य कः संधि विच्छेदम। अब देखिए ईशावास्यम दिया गया है, इसका संधि विच्छेद बताना है। ईशावास्यम, आवश्यम, ईशा आवश्यम या ईश अवश्यम। राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। देखिए दोस्तों, सभी लोग जानते हैं ईशावास्यम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा ईश धन आवश्यम हो जाएगा, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ मिलके आपके बड़ा आ में परिवर्तित होता है, आप जानते हैं। तो ये कौन सा संधि होगा? सभी लोग संधि नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़े में परिवर्तित हो जाता है, वह हमारा कौन सा संधि नाम है? सभी लोग बताइएगा। संधि, समास, क्रिया, अव्यय, प्रत्यय, छंद, अलंकार, ये सब पूछे जाते हैं। अगला है क्षुदितः पदे का प्रत्यय। अब एक क्षुदितः पद दिया गया है, इस पद में आपको प्रत्यय बताना है। तो क्षुदितः में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा? कतवत, त्रच, तल या इतच। तो क्षुदितः में आपका इतच प्रत्यय होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग ही बता सकते हैं। ठीक है, और ये पद्यांश ग्रामर पोर्शन आएगा, काव्यांश आएगा, उससे आपके ग्रामर पोर्शन के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पपी शब्द से सप्तयाः एक वचनम किम रूपम। पपी शब्द के सप्तमी का एक वचन रूप बताना है, तो रूप भी आपसे बनना चाहिए। तो पपी शब्द का सप्तमी का एक वचन क्या हो जाएगा? पपी ही हो। क्या होगा? पपी। थोड़ा लॉजिकल था, देखिए हैं। अब कोई नहीं सोच सकता कि जो प्रश्न में दिया गया वही उत्तर होगा, और यही अक्सर एग्जामिनर यही करता है, आपके दिमाग से भी खेलते हैं। अगला है कर्तव्य इति पदे का प्रत्यय अस्ति। कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो कर्तव्य में सभी लोग जानते हैं तब्यत प्रत्यय होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तब्यत, अनीय, सत, ये सारी चीज़ें आपसे आनी चाहिए, बनना चाहिए। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अधिगम परिणामय छात्र समर्थी कर्तुम प्रयत्न। अधिगम में परिणाम के साथ छात्रों में सामर्थ्य प्रयत्न करना, ये क्या कहलाएगा? तो ये आपके कहला जाता है साम्यनियम सहितम योगतम ग्रहीतम। माप नियम सहितम योगतम ग्रहीतम। तो नियम सहित योग्यता का ग्रहण करना ही अधिगम का परिणाम छात्रों में होता है कि क्या प्रयत्न करना चाहिए? तो माप नियम संहिता योग्यतम ग्रहीतुम। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न रहेगा जो सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? रामायण, महाभारत, ब्रह्मपुराण या बृहदपुराण। तो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता, इसका विच्छेद कर लेगा। चतुर्विंशति सहस्त्री मतलब 1000 होता है, और संहिता तो इस किस नाम से जाना जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ 25 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, 25 में से आपके कितने से हुई, ये भी आपको कमेंट करना है, फीडबैक करना है। बाकी सभी क्लासेस, सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, और जिनको भी संस्कृत की टॉपर नोट्स हमारी चाहिए, जिसमें आपके ग्रामर पोर्शन और लगभग 500 अधिक आपके संस्कृत पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डिटेल विथ हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके लिए बताया गया है। तो जिनको भी टॉपर नोट्स मंगाना हो
वो आपको 9630 68 95 98 इनसे व्हाट्सएप कर देना है। 9630689598 में के व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपके अगले प्रैक्टिस सेट पर। धन्यवाद साथियों।